वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है ये 7 क्लास का हिस्ट्री है और आज इस चैप्टर कितना है तो 7 है। ये चैप्टर कितना है तो 7 है। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आज इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में है और जब तक आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा थ्योरी पढ़ करके तो एमसीक्यूज करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे क्या है तो सामान्य तरीका है। एक क्या है तो सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा करना, प्रत्येक क्षेत्र की कुछ खास किस्में, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, काव्य हो गया, नृत्य हो गया, जैसे संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? उससे जोड़ा करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियों समझते हैं। क्या समझते हैं? तो क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में हम लोग समझते हैं। और वह समय के साथ बदलता है। क्या होता हुआ? समय समय के साथ में वो बदलता रहता है और आज भी बदल रही है। क्या कर रही है? तो आज भी बदल रही है, ठीक है। यह विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। क्या बनाया? एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कोई भी व्यक्ति का विचार हो अपना विचार रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदय पूरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित में किया गया। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। कब? तो ये 9वीं शताब्दी में, ठीक है। इसको मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। नेक्स्ट है कि शासक और धार्मिक परंपराएं। शासक और धार्मिक परंपराएं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। अब यहाँ पर ब्रैकेट से है, देखिए, जगन्नाथ का अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। संप्रदाय आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। क्या थे? तो एक स्थानीय देवता थे, याद रखेंगे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया 12वीं शताब्दी में। कब? तो 12वीं शताब्दी में आगे चलकर क्या मान लिया? विष्णु का रूप। गंगवंश के राजा आनंद वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कौन सा मंदिर बनवाने का निश्चय किया? तो जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया और इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता बढ़ती गई। मतलब राजनीतिक, सामाजिक, इनके मामले में भी क्या हुआ? इनकी सत्ता बढ़ते गई। अब चलते हैं नेक्स्ट है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। अपने आप को क्या? तो राजपूत कहते हैं। राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदेशों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है लगभग 18वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न
परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक था जिसने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे। कथक संस्कृत कथा शब्दों से निकला है। कथक क्या है? तो संस्कृत कथा शब्दों से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। क्या होता है? तो अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप क्या हुआ? तो ले लिया, ठीक है, धारण करने लगा। कब? तो ये भक्ति आंदोलन के प्रसार, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्णा के पौसनिक ने रूप में आख्यान लोक नाट्य प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रासलीला कहा जाता था। इसकी प्रस्तुति में गिल्ठस तथा दूत पद संचालन आत्मा वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभियान पर जोर दिया जाने लगा। क्या करने लगा? तो जोर दिया जाने लगा। अब यहाँ पर लोक नृत्य के थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 राज्यों का, ठीक है। पूछा जाता है, याद रखेंगे। ये कंसेप्ट अगर पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में भारतनाट्यम। तमिलनाडु में क्या चीज़ है? तो भारतनाट्यम है, ये है यहाँ का नृत्य, ठीक है। उसके बाद केरल में क्या है? तो कथकली। और जहाँ पर कथक लग जाए वो उत्तर प्रदेश को होगा, और कथकली लग जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? तो केरल के हो जाएगा, ठीक है। तो ये है केरल के कथकली, ठीक है। ये क्या है? केरल के कथकली है। अब यहाँ पर आइए देखिए उड़ीसा का उड़ीसी, ठीक है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का है, ये कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो इन्हीं से बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला क्या है? तो संरक्षकों के लिए चित्रकला एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। कहाँ से? तो जल से, रंग से और कपड़ों में, ये कागज़ में चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। कहाँ पर प्राचीनतम में किए गए थे? तो ताड़पत्रों पर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए। कहाँ पाए गए? तो पश्चिम भारत में पाए गए, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। नेक्स्ट है ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। किस रंगों से? तो चटक रंगों से। और उनमें दृश्य, लय तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर
चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। किस चीज़ के तौर पर? तो उपहार के तौर पर चित्र को आदान प्रदान किया जाता था। सिमरन रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों और दीवारों और कपड़ों और फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियों चित्रित करते थे। जैसे साधारण स्त्री है, पुरुष है, वो भी क्या करते थे? तो बर्तनों पर, दीवारों पर और कपड़ों या फर्श हो गया, ये सब में क्या करते थे? तो कलाकृति अपना वो दिखाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। अब एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। क्या होता है कि अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के, कहाँ? तो बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। किसका प्रभाव बढ़ता गया? तो संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अब ब्राह्मणों के बसने से संस्कृत, यहाँ पर बसने होगा, ठीक है, यहाँ पर बसने होगा, यहाँ पर नहीं होगा, बसने से संस्कृत प्रभाव उद्गम प्रबल हो गया। और चीनी यात्री हॉन सेंग ने यह पता किया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित से भाषाओं के प्रयोग हो रहा है। ठीक है। पीर और मंदिर, अब इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जिगले तथा दलदली में प्रवेश करना शुरू दिया और प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। नेक्स्ट है, ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि उन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? तो पीर कहा करते थे। और इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और धार्मिक महानुभाव पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गया। तब बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित किए जाने लगे। 15वीं शताब्दी में के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का ये दौरान जोर से रहा। कहाँ पर? तो बंगाल में। मछली भोजन के रूप में, अब क्या है? तो मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदियाँ मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब
बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। किसमें? तो ये इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी क्या है? तो प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। ये 7 क्लास की हिस्ट्री है। उसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद फिर 8 क्लास के हम लोग हिस्ट्री करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।